आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं साक्षी का बयान। साथियों, आज मैं डॉक्टर के.पी. वासनिक के निवास स्थान पर हूँ। डॉक्टर के.पी. वासनिक भारत सरकार के अतिरिक्त आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व तथागत गौतम बुद्ध को लेकर के ये कई पुस्तकें लिख चुके हैं। करते हैं इनसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर वासनिक, आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं? अभी तक मैंने 13 किताबें लिखी है। मैं मूलतः 1988 से लिखना शुरू किया था। शुरू में मैं एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़ा था, विस्तार मतलब फार्मर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो मैंने एक पेपर माध्यम चुना था, न्यूज़पेपर, कि उसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होती थी तो मैं सोचता था कि बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो पेपर एक माध्यम है कि बहुत लोग पढ़ते हैं उसको। तो 98 से मैं आर्टिकल्स लिखते रहता था। जब मैंने पीएचडी पूरी की 2005 में 6 में, तब मैंने एक अपने को रियलाइजेशन किया है कि पीएचडी होने के बाद में डॉक्टरेट डिग्री आपके पास आई है, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये डिग्री आपकी सिर्फ प्रमोशन तक रहनी चाहिए, क्या डिग्री ऑफिस तक रहनी चाहिए, या सिर्फ सर्विस बुक में 10 मतलब ये ओके रिकॉर्ड होके वहाँ रहनी चाहिए? मैंने कहा कि अभी जो आर्टिकल से हटकर थोड़ी किताबें लिखनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल का मैंने देखा कि एक लाइफ, जैसे हम पेपर में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसका लाइफ 24 आवर्स है। कोई मैगजीन में अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उसका लाइफ है 1 महीना, क्योंकि दूसरी जब मैगजीन आ जाती है तो पीछे चली जाती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, नई मैगजीन मिलता है। पेपर, कल का पेपर कोई पढ़ना नहीं चाहता, बोलता आज का पेपर दीजिए। तो जो साहित्य होता है, किताबें होती है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। लाइब्रेरी में होती है, कार्यालय में होती है, लोगों के घर में होती है। उसमें स्टोरेबिलिटी है, कैरियबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और अपनी बात एक विस्तार से लिख सकते हैं। तो मैंने आर्टिकल्स लिखना बंद नहीं किया, आर्टिकल्स तो आते रहते अभी मेरे, लेकिन मैंने किताबों की तरफ मेरा किया कि जो विचार अपने हैं। और अब मेरा ये कहना है कि हर एक के पास में विचार है। तो बुद्धू से बुद्धू होगा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसके भी हर चीज़ के बारे में उसके विचार है, अपने विचार है। प्यार के बारे में बोलो, जिंदगी के बारे में बोलो, रहन सहन के बारे में बोलो, पॉलिटिक्स के बारे में। बात ऐसी है, कुछ लोग उसको किताबें लाते हैं, कुछ लोगों के सिर्फ सोच कर रह जाते हैं, यही है। तो अभी तक जो आपने किताबों के बारे में पूछा था, तो मेरी ये करीब 5 किताबें मैं रिटायरमेंट के पहले लिखी हुई है। जैसे ये लॉस्ट पीपल, एनालिसिस ऑफ इंडियन पॉवर्टी, ये वुमेन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि महिलाओं का कृषि में बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके ऊपर मेरी किताब लाई है। एक स्किलिंग ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग से कोई भी प्रकार का ट्रेनर है, ये किताब मेरी पढ़ी, बहुत पॉपुलर किताब है और ये पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। बाद में जो ये एग्रीकल्चर, चूँकि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है ये मुगलों के बाद 2020 तक एग्रीकल्चर की किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से कैसे और उसके आगे में क्या एग्रीकल्चर की सेक्टर की विजन रहेगी, इस किताब में दिया हुआ है। और बाद में मैं ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, एक छोटी सी किताब लाई है कि हर कोई जिंदगी में हैप्पीनेस और खुशहाली चाहता है, उनके लिए किताब, ये मेरे रिटायरमेंट के होने के पहले की किताब है, 2019 तक। उसके बाद में मैंने पूरा जो फोकस है वो मैंने फोकस बुद्धिज्म के ऊपर ये डाइवर्ट किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि चूँकि हम जब पैदा हुए एज ए बुद्धिस्ट करके पैदा हुए हैं। 1956 में जब बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, तो हमारे माँ बाप ने भी हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। और 1960 में जब पैदा हुए तब बुद्धिस्ट करके ही पैदा हुए। लेकिन पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज के बाद में करियर की पढ़ाई, करियर के बाद में सर्विस की व्यस्तता, उसके बाद में ये बुद्धा के साहित्य को इतना पढ़ने का मौका नहीं मिला। रिटायर होने के बाद में मैंने बुद्धा के साहित्य को करीब 25-26 हज़ार की तो किताबें मंगाई पहले, और 2-3 साल सिर्फ बुद्धा के साहित्य को पढ़ा। अब पढ़ा व्हाट नेक्स्ट, वो तो मेरे दिमाग में रहेगा, जो भी पढ़ा है या जो भी मेरे आजू बाजू में रहेंगे उनको मैं बता दूंगा। तो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं हम किताब के रूप में लोगों को लाए, तो ताकि मैं बुद्धा को घर घर में पहुंचा सकता हूँ।
तो ये मेरी जो पहली किताब थी, ये बुक डाउन हैप्पीनेस 2021 में आई। डॉक्टर साहब, आपने भारत सरकार के मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर काम किया है और आपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने जून 2019 तक 5 किताबें लिखी। यह कैसे संभव हो सका? ये इसलिए संभव हो सका कि कोई भी काम देखिए प्रेरणा से होता है जी। और प्रेरणा से होता है जब हम अपने आप को कुछ क्वेश्चन सवाल पूछते हैं। कि पहला सवाल है कि मेरा पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है जी। लेकिन किस तरह से मैं मरूंगा ये मेरे हाथ में है। किस तरह से जीऊंगा, किस तरह से मरूंगा ये मेरे हाथ में है। और जैसे बुद्धा कहते हैं कि जो भी पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना ही है। तो हमारी जो लिमिटेड टाइम है, 60-70 साल का जिंदगी है, वो हर एक ने सोच रहा है कि मुझे इस दुनिया को कुछ देकर जाना है। जैसे हम अपने जीवन काल में जो भी संपत्ति अर्जित करते हैं, हम बच्चों के नाम से उसके नाम से वो करके जाते हैं, देख कर जाते हैं, वैसे ही हर कोई पढ़े लिखे इंसान ने समाज को भी कुछ साहित्य के रूप में देखे जाना चाहिए। क्योंकि आप जाने के बाद में साहित्य जो रहेगा वो समाज में रहेगा, आने वाली जनरेशन उसको पढ़ेगी, कई भाषाओं में ट्रांसलेट होगा और समाज को दिशा देते रहेगा। तो यही एक प्रेरणा रही कि उसमें। और मैंने कहा कि मतलब क्या है जिंदगी का उद्देश्य, क्या है। सर्विस तो हर कोई कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है, आ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, हर कोई कर रहा है। उससे हटकर क्या। तो ये कैसे संभव हुआ, इसलिए कि जैसे हमारा 1 घंटे, आधा घंटे का, पौन घंटे का लंच टाइम होता था। लोग इंडिया गेट तक घूमने जाते थे, हम लाइब्रेरी में जाते थे। शास्त्री भवन की लाइब्रेरी थी, कृषि भवन की लाइब्रेरी थी और अन्य लाइब्रेरी थी। वहाँ जाकर बैठते थे, किताबें ढूंढते थे, नोट्स निकालते थे। या आपको पता होगा कि गवर्नमेंट को एक मतलब 52 सैटरडे संडे छुट्टियाँ मिलती हैं। फिर गवर्नमेंट गैजेट हॉलीडे होती है। तो टोटल मिला के 110, 112 तो साल भर में छुट्टियाँ होती है। अगर 110, 112 दिनों की छुट्टियाँ, अगर कोई भी बंदा 2-2, 3-3 घंटे भी कुछ भी लिखना चाहे ना, तो 1 साल में 1 किताब या कितनी किताबें पढ़ सकता है। लेकिन क्या है कि हम वो जो जितना जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, संधि मिलती है, वो हम आलस में, सोने में, इधर उधर करने में। तो मैंने वो जो है छुट्टियाँ है और जो हमारा जो भी समय मिलता है, ये भी और एक मेरा मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप कितने भी बिजी रहे। मैं भी मिनिस्ट्री में कभी कभी 4-4 बजे मिनिस्ट्री से आया हूँ। कभी जब पार्लियामेंट शुरू होती है, पार्लियामेंट क्वेश्चन होते हैं, तो रात के 12-1 बजे तक हम वहाँ से जागना पड़ता था, रहना पड़ता था, क्योंकि सवेरे दूसरे दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन होने लगता था आपका। तो इसके बावजूद भी, व्यवस्था के बावजूद भी, जब भी समय मिलता था, मैं मेरे टेबल पे किताब और ये होता था और लिखते रहता था जब भी समय मिला। तो संडे सैटरडे को यूटिलाइज करना, शाम का समय खाना खाने के बाद में 1 घंटा हर कोई किसी को मिलता है, उसको यूटिलाइज करना। इस तरह से मैंने, जैसे क्रिकेट में ना जो अच्छा क्रिकेटर होता है वो रन चुरा के अपनी सेंचुरी बनाती है, तो वैसे ही मैं समय चुरा के इस तरह से 5 किताबें मैंने लिखी है। जी। डॉक्टर साहब, मूल रूप से मुझे बताएं, आपको क्यों लगा कि आपको लिखना चाहिए, जबकि कई लोग अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं? मैंने अभी जैसे कहा कि लोग ये नहीं समझते। हमें ये लगता है, जैसे बुद्ध ने कहा कि हम जिंदगी के अनिश्चित के बारे में, इम्परमेंस के बारे में जानते ही नहीं है। हमें लगता है कि जिंदगी ऐसी ही चलते रहेगी और मैं सदा अमर रहूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। और यही हम भावना में जीते रहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि भाई चलते रहेगा, जिंदगी ऐसी चलते रहेगी। ये नहीं हो सोचते कभी हम 60 के होंगे तो 70 की भी होंगे, 70 के बाद 80 की भी होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि किसी का आपको सपोर्ट भी लगेगा, आप बिल्कुल इमोबाइल हो जाएंगे और एक दिन मर भी जाएंगे। तो आप देखिए कि इसके पहले हजारों पीढ़ियां हुई है, इसके बाद में हमारे बाद में हजारों करोड़ों पीढ़ियां हो जाएंगी। ये चलते रहेगा, कारवां चलते रहेगा। लेकिन हमारा जो इनिंग है हमारी जिंदगी का, उसमें हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हमारे जैसे MSc PhD अगर होके आदमी अगर कुछ नहीं करता और ऐसा ही मरता है, तो तुम्हारा क्या फायदा, क्या किया जिंदगी में। ऐसे कमाया, हाउस मौज की, मर गए, है ना। तो कुछ जनरेशन के बाद में आपके बच्चे भी याद नहीं करेंगे, आपके नाती पोते भी याद नहीं करेंगे और समाज तो भूल ही जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है मंत्रालय से सेवा निवृत्त होने के बाद आपने अपना ध्यान तथागत गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की तरफ मोड़ दिया है। आपने ऐसा बदलाव क्यों अब लिया? मैंने देखा कि जब मैं कृषि मंत्रालय में था तो मैं हमारे कृषि मंत्रालय के रिलेटेड किताबें लिखी, जैसे स्किलिंग ट्रेनर्स है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, पॉवर्टी के ऊपर किताब लिखी है, वुमेन एग्रीकल्चर के ऊपर किताब लिखी है।
उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का होने की वजह से उस सेक्टर को एक स्कैन करना, इकोनॉमिकली स्कैन करना एक मैंने इतना दायित्व समझा और उसी हिसाब से मैंने किताबें लिखी। आज ये सभी किताबें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसके बाद में मैंने 2019 में ये लिखा कि मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर अब छूट गया है। अब 36 साल की सेवा होने के बाद में मैंने इसको छोड़ देना चाहिए। अब मैंने इसलिए कि जब मैं 1960 में जब पैदा हुआ तो हम बुद्ध धर्म में पैदा हुए। जब तक मेरे माँ बाप ने बुद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली चुके थे और बुद्धिस्ट होने के बाद में हमें कुछ भी बुद्धा के बारे में पता नहीं, क्या है बुद्धिस्ट है, लेकिन उसकी फिलॉसफी क्या है कुछ भी पता नहीं। त्रिशरण पंचशील सिर्फ पंचशील पता है, क्योंकि हर कार्यक्रम में वो रिसाइट होती है, बोली जाती है। तो मैंने सोचा कि अभी ये समय है, अभी आप सब बंधनों से मुक्त हुए हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने किताब मंगाई, 25,000 की किताब मंगाई, मैंने ऑनलाइन मंगाई, कुछ जाके खरीद लिए और 1-2 साल तो पहले बुद्धा को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरा दिमाग खुल गया, एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग आती बुद्धा की बात। और बुद्धा को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बुद्धा एक समुद्र है, ओशन है। मतलब कितनी जन पढ़े, पीढ़ी से पीढ़ी पढ़ते हुए बुद्धा को बुद्धा समझ नहीं सकते, ना उसको लिख सकते। तो मैंने उसके बाद में बुद्धा के ऊपर जब पढ़ा तो मैंने कहा ये पढ़ाई जो है मेरे दिमाग में ही है सिर्फ, अब दिमाग के बाहर आनी चाहिए। अब दिमाग के बाहर समाज में जाएंगी, वो तो लेखों के माध्यम से जाएगी, किताब के माध्यम से जाएगी। तो यही उद्देश्य रहा कि मैं बुद्धा की तरफ मैं बढ़ा। तो अभी आपने बुद्धा के ऊपर कितनी किताबें लिखी हैं डॉक्टर साहब? बुद्धा के ऊपर अभी मेरी 8 किताबें हुई है। तो टोटल मेरी अभी तक 13 बुक्स हुई है। मैं बताऊँगा, ये मेरी पहली किताब थी बुद्धा ऑन हैप्पीनेस। तो बुद्धा ऑन हैप्पीनेस देने का टाइटल भी था कि बुद्धा का पूरा फिलॉसफी आदमी का जिंदगी कैसे सुकून हो जाए, जिंदगी में कैसे सुखी रहे, इसी के ऊपर है। तो मैंने इसको टाइटल दिया कि बुद्धा ऑन हैप्पीनेस, बुद्धा हैप्पीनेस के बारे में क्या कहते हैं। और इसी का जो है एक हिंदी में प्रभात बुक्स ने ट्रांसलेशन किया है, प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने, और ये हिंदी में वो ले आए हैं। और ये काफ़ी किताब जो जिन्होंने पढ़ा है बहुत ही सराहनीय। इसमें बुद्धा की जो फिलॉसफी है मैंने कोर फिलॉसफी ली है। कोर फिलॉसफी मतलब जैसे शुरुआत में बुद्धा के बारे में दी है। बहुत से लोगों के अगर बुद्धा के बारे में देते हुए बुद्धा के एकदम फिलॉसफी ऊपर जाते हैं तो लोगों को समझ में आता कि ये बुद्धा कौन थे, बुद्धा का जीवन कैसा था, कहाँ रहे, है ना, कब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ये सब देना जरूरी था। तो पहला चैप्टर मेरा उस पर है। और फिर मैंने पहला धम्म उपदेश, बाद में जो उसका पंचशील है, 10 पारमिता है, अष्टांगिक मार्ग है, फिर शून्यता है, इम्परमानेंस है, प्रकृति समुत्पाद है, निब्बान है। ऐसी बहुत सारी जो बुद्धा की जो मुझे कंसेप्ट लगी, ये सब चीज़ें उनके कहीं ना कहीं डिस्कोर्सेस में आई है। ये सब उनमें मैंने देने की कोशिश की है। और उसके बाद में जो जिन्होंने कुछ पढ़ा उनका ये कहना था कि बुद्धा के ऊपर और विस्तृत तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो मैंने फिर ये सेकंड बुक लिखने की कि बुद्धा इन अवर डेली लाइफ। ये बुद्धा जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, बुद्धा एक फिलॉसफी नहीं है, बुद्धा एक जीवन जीने का मार्ग है। तो बुद्धा के हर दिन में, हर दिन के जिंदगी में बुद्धा का हमारे किस तरह से शिक्षा काम की है, इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया है बुद्धा इन अवर डेली लाइफ। और देखिए कि ये बहुत बड़ी किताब है, करीब करीब 502 पेजेस की किताब है। ये वालनट पब्लिशर भुवनेश्वर ने पब्लिश की है और ये पूरे देखिए कि गूगल में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इसके बाद में इसी का मैंने एक हिंदी अनुवाद किया है इसी बड़ी किताब का, और ये गौतम बुक डिपो ने पब्लिश किया है, गौतम बुक सेंटर ने। यह बुद्धा को अपनाओ और सफलता पाओ, इसलिए दिया है कि जो बुद्ध को अपनाएगा उसने सफलता पानी ही पानी है, क्योंकि उसका एंगर खत्म हो गया, उसने जिंदगी से मतलब दुर्भावना है उससे कम हो गई, उसने जितने भी निगेटिविटी उससे चले गई। अब रहता है क्या, पॉजिटिविटी रहती है, प्रोत्साहन रहता है, तो उसने जिंदगी में सफल होना ही होना है। जो बुद्धा को पढ़ेगा उसने जिंदगी में सफल होना है। इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया है कि बुद्धा को अपनाओ और सफलता पाओ। और एक और किताब है मेरी, एक बुद्धा जैसा सोचो, क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं कि हर आदमी में बोधिसत्व होने की क्षमता है, हर आदमी बोधिसत्व बन सकता है, हर आदमी बुद्ध बन सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बुद्ध जैसे सोचो, हर आदमी अगर बुद्ध जैसा सोचता है, बुद्ध जैसे सोचते थे, तो हर आदमी की जिंदगी एक तनाव रहित, दुख रहित और सुखमय हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है ये, और ये इसने
BFC पब्लिकेशन लखनऊ पब्लिश की हुई है और काफ़ी सरल भाषा में काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। और एक मेरी जो पहली किताब थी बुद्धा और हैप्पीनेस, इसका कन्नड़ में पब्लिश हुई है। ये बेंगलोर से स्नेहा पब्लिशर बेंगलोर ने पब्लिश की है। कन्नड़ में बहुत साहित्य बुद्धा का काम है। हमारे मित्र थे कामले जी, अभी ये गुजर गए। ये जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन के 3-4 महीने के अंदर ही गुजर गए ये। एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आया और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे डैडी आपके बुक की वजह से अमर हो गए। मरना तो था ही था, आज नहीं कल मरते थे, लेकिन जो आपकी बुक का ट्रांसलेशन किया है इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, तो सही मायने में आपके बुक की वजह से मेरे डैडी अमर हुए जिंदगी में। तो उन्होंने ये कन्नड़ में, और मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि ये बुक से बहुत से लोगों को कन्नड़ में प्रेरणा मिल रही है। इसके बाद में एक मराठी में लोगों की दिमाग ये थी कि भाई आप हिंदी में लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं, तो मराठी भाषिक के भी लिहिते भगवान बुद्ध आनंदी जीवनाचा मार्ग दाता। तो ये किताब औरंगाबाद से आनंद प्रकाशन ने की है। और ये दूसरी किताब है, ये संकेत प्रकाशन नागपुर में आपल्या दैनंदिन जीवनात बुद्ध। ये भी किताबें मराठी में खूब बिक रही है। और ये इसको मिलकर मेरी एक करीब 8 किताबें अभी पब्लिश हुई है। डॉक्टर साहब, जब आप लिखते हैं तो क्या सोचते हैं? आपके जीवन के सिद्धांत क्या हैं और आप लेखन के लिए इतना प्रेरित क्यों होते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि जो आदमी पैदा हुआ है उसने एक दिन बूढ़ा होना है और मरना है। और मैं ये हर दिन जब उठता हूँ सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है ज़िंदगी में, और इस समय का मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। क्योंकि मुझे, जैसे बुद्धा ने कहा कि सब अनिश्चित का खेल है, तो मुझे लगता है कि मैं आज हो सकता हूँ मैं कल ना रहूँ। मैं आज हो सकता हूँ कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आज मेरी आंखें अच्छी है। कल हो सकता है कि मैं मेरी आंखें में देख ना पाऊँ, हो सकता है मैं बैठ भी नहीं पाऊँ, हो सकता है किसी का सहारा मुझे लगे, और तब मुझे ये ना लगे कि यार जिंदगी मैंने ऐसे ही गुजारी। अब मैं हमारे 2-3 दिन पहले हमारे मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वासनिक जी मेरे 25 साल हो गए रिटायरमेंट के ऊपर और मैं अभी 85 साल का हूँ। तो मैंने उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि आपने 25 साल रिटायरमेंट के गुजारे हैं, 25 साल में आपने किया क्या? तो बोले कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा आपने ज़िंदगी तो बेकार गुजारी है और 25 साल जिएंगे, करेंगे क्या? तो जिंदगी सिर्फ फूगे की तरफ फूल उछालना नहीं है, जैसे होता है ना वो पानी का जो होता बुलबुला, उसके तरफ उछालना नहीं है, उसको जिंदगी में कुछ करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो यही एक मेरी प्रेरणा है कि भाई मरने के पहले कुछ आपने कंट्रीब्यूट करके समाज में जाना है, देकर जाना है। जैसे हम जिंदा रहते हुए अपने माँ बाप, मतलब एज ए माँ बाप, एज ए पिताजी बच्चों को देकर जाते हैं, वैसा आपका दायित्व है कि समाज के लिए भी कुछ देकर जाए। डॉक्टर साहब, वर्तमान में आप क्या लिख रहे हैं? वर्तमान में अभी मैं लिख रहा हूँ कि हम एक परिवार के साथ में श्रावस्ती गए थे। श्रावस्ती लखनऊ से बहुत सटा हुआ है, करीब 100-150 किलोमीटर होगा। और वहाँ श्रावस्ती में बुद्धा 25 साल रहे। बुद्धा का जो 45 ईयर्स धम्मा लाइफ था, उनमें 25 ईयर्स जो वर्षा ऋतु थे वहाँ गुजारे। और श्रावस्ती से जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे अंगुलीमाला है, रानी मल्लिका है, प्रसेनजीत है, और विशाखा है, अनाथ पिंडक है, जिन्होंने बुद्धा को इतना बड़ा जेतवन बांध कर दिया। तो ये जो उनकी श्रावस्ती से 25 साल रहना बुद्धा का सबसे ज्यादा बुद्धा ने धम्म उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ज्यादा जो बोलते हैं हम दान की पारमिता वो श्रावस्ती में है, क्योंकि विशाखा ने भी बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मठ बुद्धा के लिए बांधा था। और अनाथ पिंडक जो सुदत्त कहते हैं, उसने भी पूरी अपनी जिंदगी की संपत्ति लगा दी थी और बुद्धा को रहने के लिए दिया था। प्रसेनजीत राजा था, राजा ने उसको संरक्षण दिया था। तो मुझे वहाँ जाने के बाद में एक कुछ भंते मिले थे, विदेश से आए थे। तो हम डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बुक नहीं है, ढंग की बुक नहीं जिससे हमें श्रावस्ती के बारे में हम जान सके। तो मैंने फिर आने के बाद में कुछ मेरी किताबों का काम था, वो होने के बाद मैंने श्रावस्ती के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और उसमें काफ़ी विस्तृत से दिया है। और कभी 200-250 पेज की किताबें, अभी भी श्रावस्ती की किताबें हैं, लेकिन छोटी-छोटी है, 20 पेज की, 30 पेज की, कितनी बहुत सारे प्रयास किए हैं। अर्चोलॉजी ने भी निकाली श्रावस्ती करके। और इसमें भी मेरी हिंदी में किताब गौतम बुक सेंटर छाप रहा है, एक महीने के अंदर आ जाएगी।
और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, ब्लू रोज पब्लिशर, इनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ है। वो भी 1-1.5 महीने में बुक आ जाएगी, और उसी का मैं मराठी ट्रांसलेट अभी कर रहा हूँ, शायद 2-3 महीने में मराठी में। तो मैंने ये सोचा है कि मेरी जो भी बुक आएगी इसके बाद में वो 3 लैंग्वेज में जरूर आएगी। एक इंग्लिश में जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो हिंदी जो पूरा आज मतलब 60-70% पॉपुलेशन इंडिया का हिंदी जानता है, पढ़ता है, लिखता है, और तीसरा इसको मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बाबा साहब और बुद्धा का मूवमेंट है, एक काफ़ी जागरूक स्टेट है, तो वहाँ एक किताब तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी में तीनों भाषा में मेरी कोई भी किताब आएगी। इसके बाद में मेरा ये है कि ये जैसी किताब हो गई द बुद्धा द मैनेजमेंट गुरु, ये बुद्धा आज के जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो बुद्धा ने उस वक्त 2500 साल पहले बताए हैं। तो बुद्धा द मैनेजमेंट गुरु एक टाइटल मेरे ख्याल में है। बुद्धा द फिलोसोफर, क्योंकि जितनी फिलोसॉफी है सॉक्रेटिस से लेके आज हम तो पढ़ते हैं बुद्धा वाज जो फिलोसोफर, लेकिन बुद्धा को फिलोसोफर करके कोई ये नहीं, बुद्धा एज ए रिलीजियस गुरु जानते हैं। तो बुद्धा एज ए फिलोसोफर, बुद्धा एज अ साइकोलॉजिस्ट, बुद्धा एज अ सोशल रिफॉर्मर, बुद्धा एज अ सोशोलॉजिस्ट, इस तरह से मेरे बुद्धा के ऊपर एक रिसर्च मालूम आएंगे ये। और एक और मुझे दिमाग में है मेरा कि हैंडबुक फॉर द बुद्धिस्ट फैमिली, जो भी बुद्धिस्ट फैमिली उनके लिए हैंडबुक, तो करीब 10-15 साल का मेरे टाइटल्स डिसाइडेड है। डॉक्टर साहब, आप अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में लिखा है, आप इतनी भाषाओं में कैसे लिख लेते हैं? मैंने जैसे कहा कि बुद्धा का जो साहित्य है, आज जो बुद्धा तिब्बत से निकलकर, सिलोन से निकलकर, चाइना से निकलकर पूरे विश्व पटल में दिख रहा है, उसको अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अंग्रेज लोगों ने जैसे डी संरक्षित जैसी की बात करते, अंग्रेज लोगों ने वहाँ तिब्बत में रहे, तिब्बती भाषा सीखी, चीन में रहे, चीन में भाषा सीखी, सिंहली सीखी, और उन्होंने पूरा साहित्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इसलिए आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में आज बुद्ध धम्म दिखता है, लोग बात करते हैं, लिखते हैं। तो अंग्रेजी ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो भी साहित्य है वो अंग्रेजी में आना ही आना जरूरी है। और हिंदी जो है कि क्योंकि ये जो बुद्धा का पूरा जो उनका कार्य रहा वो नॉर्थ इंडिया में रहा, चाहे पूरे भारत में उनका ये रहा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी जो भाषिक लोग हैं वो बुद्धा के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये हिंदी में है। मराठी में तो एक बहुत बड़ी एक रिलीजियस चळवळ चल रही, तो मैंने मराठी में भी, तो ये तीनों भाषा में अपने खुद ही, क्योंकि तीनों भाषा में थोड़ा बहुत मेरा एक एक्सपर्टाइज है, कोशिश करता हूँ। और बाकी बहुत सारे इसे लैंग्वेज से ट्रांसलेशन होने की मुझे बड़े ऑफर आ रही है। एक तमिल में हो रही है, आंध्रा में, उड़िया में, और बंगाली में कुछ किताबें हो रही है, पता नहीं कब आएगी। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि बुद्ध और उनके धम्म का भारत में कोई भविष्य है, और बुद्ध की उनकी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए साहित्य में किस तरह की भूमिका निभाएगा? नेचुरली कि अभी आने वाले समय में बुद्धा का भविष्य है। बुद्धा कोई धम्म नहीं है, बुद्ध एक वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने की कला है। और अभी जो जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, आज पढ़ रहे हैं, तो वो जो जितने भी आडंबर है, ढकोसला है, जितने भी सुपरस्टिशन है, लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं साइंटिफिकली, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और उनको फाइनल एक ही नजर आता है कि बुद्धा रियलिटी दिखती है। आज पूरे वर्ल्ड में भी आप देखिए कि लोग अपने अपने धर्म को छोड़ के आज बुद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बुद्धा का भविष्य है। लेकिन इस भविष्य को, बुद्धा को बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य की जरूरत है, बहुत अच्छे साहित्य की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली अच्छा साहित्य नहीं है, साहित्य आया नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई लिखे न लिखे, मैं मेरी जिंदगी में जीते जी मैं बुद्धा के ऊपर जितना लिख सकता हूँ लिखूंगा, ये एक मेरी प्रेरणा है। और बुद्धा को बहुत अच्छा भविष्य है, और मैं यही कहूँगा कि जो लिख सकता है वो कृपया लिखे, जितना समय उनके पास है बुद्धा के बारे में जरूर स्टडी करे, और छोटी मोटी किताबों के रूप में साहित्य। मेरे साथ में अभी प्रोफेसर के.पी. वासनिक की पत्नी ज्योत्सना वासनिक हैं। हम उनसे जानेंगे कि इन्होंने, आपके पति की जो विभिन्न भाषाओं में जो किताबें आई हैं, उनका दृष्टिकोण क्या रहा किताबों का? ऐसे तो किताबें जो हैं बुद्धा के ऊपर ही लिखी हुई हैं, बुद्धा के अलग अलग एंगल से लिखी है, और सारी इंग्लिश में लिखी है। मगर जब यहाँ के जनमानस को देखते हुए कि इंग्लिश भाषा कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनको मैसेज जाने के लिए या उनके तक मैसेज जाने के लिए कुछ लोगों की डिमांड आई थी, खास करके उत्तर
उत्तर प्रदेश एवं उत्तर भारत कि वो हिंदी में हो, तो उन्होंने फिर उस हिंदी में भी कुछ ट्रांसलेट कराई है। इसके बाद में जब महाराष्ट्र में गए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो महाराष्ट्र में के लोगों की ये रही कि वो मराठी में उसको ट्रांसलेट कराए, तो फिर वो मराठी में भी ट्रांसलेट कराई गई और इसके बाद उसका अनुवाद कराया गया है। अलग अलग लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया कि हम उसको ट्रांसलेट कराएं, तो वो मराठी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट कराएं। इसके बाद एक दक्षिण भारतीय कन्नड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लोगों को तीनों भाषा में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो मैं इसका कन्नड़ भाषा में उसको ट्रांसलेट कराऊंगा। तो बहुत खुशी की बात हुई हमारे लिए कि इतनी विभिन्न भाषाओं में बुक ट्रांसलेट हो रही है। ट्रांसलेट करने वाले ने भी पहले पढ़ी, उनको अच्छी लगी, उनको ये विचार अच्छे लगे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जैसे कि उन्होंने बताया कि इतने लोगों को पसंद आई कन्नड़ में बहुत। हालांकि ये हमें समझना थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर जो उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि नहीं, हम साहित्य को पढ़ें। लोगों के डिमांड पे, खास करके उत्तर भारतीय लोगों के डिमांड पे उसको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में लिखा गया है। तो हिंदी में लिखने से काफ़ी लोग पढ़ पा रहे हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं वो पढ़ पा रहे हैं। और इस तरीके से 2-3 किताबों का उसमें ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी में। बुद्धा को अपनाओ, सफलता पाओ, किताब को मैंने पढ़ा है। किताब को जब ये एडिटिंग हो रही थी तो इसमें मैंने काफ़ी एडिटिंग करने में मदद करी। कुछ मैंने अपने विचार डाले उसमें, थोड़े बहुत, है ना। मेजर तो उन्हीं का था, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, बट एडिटिंग के टाइम पे मैंने उसको काफ़ी सुधारने की कि भाई लोगों को किस तरीके से लैंग्वेज पसंद आएगी, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा उसमें सुधार करा। भाषा बनाने की कोशिश। ऐश्वर्या, चूंकि आप डॉक्टर वासनिक की सबसे बड़ी बेटी हैं, तो आप उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को किस रूप में देखती हैं या कैसा महसूस करती हैं? उनकी साहित्यिक उपलब्धियां तो कई सारी हैं। मतलब जब से हम छोटे रहे हैं तब से हमने देखा है कि पापा किताबें लिखते आ रहे हैं शुरू से ही। मतलब मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी पापा अपनी किताबें साथ में लिखते रहते थे, तो तब से ही उनको लिखने का ये है और उनसे हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आगे पढ़ाई ख़त्म नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मतलब बीच में मैंने करा था, तो उनकी मैंने एक कवर डिज़ाइन भी करा है, ये वाला। और इसके अंदर भी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने कुछ डिज़ाइंस करे हैं, तो वो भी मेरे ही डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये सब, तो और भी कई सारे हैं। तो इसका मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान किताबों में ये रहा है। और प्लस थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी भी है, तो थोड़ा उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है सब। आपने उनके जीवन संघर्ष से क्या सीखा है? जीवन संघर्ष से मैंने तो यही सीखा है कि जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। हर किताब में कुछ नया सीखने को होता है। हर जीवन के किसी व्यक्ति से मिलो तो भी कुछ सीखने को मिल जाए। कोई किताब लिखनी चाहिए, तो हो सकता है ज़रूर मैं कोई किताब लिखूँ। इतना तो मुझे नहीं पता कि 14-15 किताबें मैं पहुँच पाऊँगी नहीं, पर एक के लिए तो मैं संघर्ष कर ही सकती हूँ। हमने आपको मंच पर स्पोर्ट्स की भूमिका निभाते हुए देखा है। क्या आपने डॉक्टर वासनिक की किताबों ने भी इस तरह की भूमिका निभाई है? मैंने ऐसा अवसर नहीं मिला है कि मैं ऐसा कुछ निभा पाऊँ, पर मैंने जितना भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी, जैसे कि इनका फॉरवर्ड पढ़ने की, अबाउट द ऑथर पढ़ने की, और थोड़ी बहुत भी जो भी मैं इनकी एडिटिंग और इसमें हेल्प कर सकूँ वो करने की पूरा प्रयास किया है। तो आपकी इनके प्रति क्या सलाह है? इन किताबों को आगे ले जाने के प्रति किस तरह से जाएगा, सर्कुलेट होगा? मेरी इनके लिए एक ही
सलाह है ये कि अभी हम थोड़ा सा सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उसको हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी मैन टू मैन कम हो गया है और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मीडिया जैसे कि अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके थ्रू हम लोगों तक और पहुंचा सकते हैं किताबों को, और जो भी डैडी ने अपना बताया है किताबों में और जो भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। अधिका, आपके पिताजी तो पक्के बुद्धिस्ट हैं और राइटर भी हैं, आप एक कानून की ज्ञाता हो गई हैं, तो उनके विचारों को आप आगे तक कैसे पहुंचाओगी, कैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक वकील थे और उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा है जब वो बुद्धिज़्म के बारे में भी आगे बात फैला रहे थे। तो हमें वकालत या कोई भी अपना प्रोफेशन करते हुए साथ साथ उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ ही अपने मार्ग को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मेरे पिताजी भी एडिशनल कमिश्नर रहे कृषि भवन में, पर उन्होंने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। उनको पता था कि उन्हें बुद्धिज्म को फैलाना है, उन्हें उस चीज़ को आगे और पहुंचाना है लोगों तक, तो उन्होंने अपना मार्ग कभी नहीं हटाया, लक्ष्य से नहीं हटे हैं। तो मैं भी यही प्रेरणा लेना चाहूँगी उनसे कि मैं भी अपना प्रोफेशन तो करूँ ही करूँ, बट उसके साथ साथ बुद्धिज्म को भी आगे फैलाती रहूँ जिस भी मार्ग से मैं कर सकूँ। मैं वकील हूँ तो मेरे पास ज़्यादा लोग होंगे, मेरे पास वो एक सहायता देने की क्षमता होगी, तो मैं लोगों तक, गरीब लोगों में या हमारे ही समाज के लोगों में जो कि गरीब नहीं है पर इस बारे में इतने जागरूक नहीं है, उनको हम आगे तक फैला सके ये बुद्धिज्म के बारे में। जो भी मेरे पास आते हैं, चाहे वकालत के लिए आए या सिर्फ ऐसे ही कुछ बात करने आए। डॉक्टर साहब के संपर्क में आने के पश्चात हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और भगवान बुद्ध, इनके बारे में विस्तार से पता लगा। डॉक्टर साहब की पहली पुस्तक जो मैंने पढ़ी वो पुस्तक थी बुद्धा ओन हैप्पीनेस। ये पुस्तक पढ़ी, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता लगा। डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक में, ये पुस्तक अंग्रेजी में, पहले मैं बताना चाहूँगा ये पुस्तक अंग्रेजी में, और इस पुस्तक को डॉक्टर साहब ने इतनी सरलता से लिखा। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं बहुत किताब नहीं पढ़ता था बिल्कुल भी, और जो मैंने एक आध पहले फिक्शनल बुक उठाई उनको पढ़ता था और शुरू में ख़त्म कर दिया करता था। लेकिन ये बुक मैंने शुरू में तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब के यानी कि सम्मान के हेतु उठाई, और लेकिन जैसे जैसे इस बुक को पढ़ता गया, एक राइटर की पहली बात जो होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे अनुसार कि बुक इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि वो हर अध्याय को जोड़ते हुए, संबंध बनाते हुए आगे ले जाए और उसकी भाषा सरलतम हो। तो इन दो चीज़ों का डॉक्टर साहब ने समावेश करते हुए, और तीसरी चीज़ जो कि मैं कहूँगा कि विषय कंटेंट कि इतनी सरलता से संबंध बांधते हुए डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक के अंदर इस पुस्तक के अंदर इन्होंने संभाल के रखा। गौतम बुद्ध से सीखे जीने की कला, ये इन्होंने इतना अच्छी तरह से हिंदी में लिखी है कि मेरे साथ हर एक घर में जो होना चाहिए। और मैंने कोशिश भी की है कि मैं क्या है कि किसी को जैसे उपहार भी देते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि अपने मित्रों को और उनको ये किताब भी मैंने ये भेंट की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनुभव हुआ कि बहुत सिंपल भाषा में ये किताब लिखी है, समझने में समझाने में कोई दिक्कत इसमें नहीं होती मुझे। दूसरी किताब इनकी ये बुद्ध को अपनाए और सफलता पाओ, ये किताब इससे भी बढ़कर है। ये किताब है, इसमें बहुत बढ़िया तरह से पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 परमताएं, डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है। जो है मैं समझता हूँ इस किताब को लिखने के लिए इन्होंने जो है सैकड़ों किताब पढ़ी हूँ। तो मैं इनके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि मैं जो है एक किताब मैंने अपने और मित्रों को भी दी है, मैंने इसको पढ़ी है, बता दूँ आपको। जैसे इसमें डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग से सम्यक वाणी, सम्यक वचन, पंचशील को बहुत विस्तृत तरीके से इन्होंने जो है समझाया है। तो साथियों, ये था डॉक्टर के.पी. वासनिक का बौद्ध धम्म पे साहित्य। एक बार आपको बता दें, डॉक्टर के.पी. वासनिक जो है एक एग्रीकल्चर पद से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन इन्होंने अब सेवानिवृत्ति के बाद भगवान बुद्ध
पर काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और कन्नड़ भाषा में हैं। तो आप और अभी इनकी जो किताबों पर विशेष रूप से जो चर्चा हुई वो उनके परिवार और सहपाठियों से हुई। उन्होंने इन किताबों की बहुत सारी चर्चाएं करी और बताया कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर साहब की किताबों को पढ़ने के बाद हमें भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल हुई हैं जो अन्य किताबों में देखने को नहीं मिलती। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई हम इसी तरह की चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।